नमस्कार। आज का ये वीडियो जो कक्षा 9th के लिए जो मैं बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पुनरावलोकन करवाया था, यानी जो पहले पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त की थी। उस जानकारी के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या क्या रह गया है। तो जो आपने जिस वीडियो को नहीं देखा है या देखने से रह गए थे, उन सभी वीडियो को आप YouTube से देख सकते हैं, देख करके पूर्ण कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी का पाठ पढ़ रहे हैं। ल्हासा की ओर का लास्ट पैराग्राफ बचा रह गया था। अंतिम पैराग्राफ को हम इस वीडियो में पूर्ण करेंगे, तो इसको देखिएगा। देखने के बाद इसमें बचे हुए सभी प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में ही दूंगा, और इस वीडियो में ही अगले वीडियो में मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सभी प्रश्नों को अपनी कॉपियों में लिखें। दूसरा, वीडियो देखने के बाद लास्ट में जब आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद YouTube के मैसेंजर बॉक्स में अपना नाम, सेक्शन और क्लास ज़रूर डाल दीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ को पूर्ण करते हैं। उसको पूर्ण करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, कहाँ जो बचा हुआ है उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। लेखक कह रहे हैं कि अब हम लोग टिंडी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। अर्थात अब जहाँ पर हम थे वो एक विशाल मैदान था जिसे लेखक ने टिंडी का मैदान कहा है। यह टिंडी एक जगह का नाम है जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। लेखक कह रहे कि ये पहाड़ टापू के समान दिखाई दे रहा था। टापू से कहते हैं ऐसी ज़मीन जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो, यानी समुद्र के बीच में कोई जो स्थान दिखाई देता है उसे टापू कहते हैं। लेखक कह रहे ये पहाड़ भी ऐसा दिख रहा था कि चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ था और टापू सा दिखाई दे रहा था। कह रहे जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ रही थी। इसके भीतर एक छोटी सी पहाड़ी थी जो मैदान के भीतर दिखाई पड़ रही थी। कह रहे लेखक कह रहे कि ऐसा लग रहा था चारों तरफ मैदान है और उस मैदान के बीच में एक पहाड़ी दिखाई पड़ रही थी। उसी पहाड़ी का नाम टिंडी समाधिगिरी था। लेखक उसका नाम बता रहे हैं। कह रहे उसका नाम टिंडी समाधिगिरी था। गिरी मतलब पर्वत होता है। कह रहे इस जगह का, इस पहाड़ी का नाम ये था। कह रहे आसपास के गांवों में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। लेखक कह रहे हैं कि सुमत जो उनका गाइड और सहायक था, उसके इस गांव में भी और आसपास के गांवों में भी कई यजमान थे। यजमान था उनके शिष्य। कर उसके कई शिष्य यहाँ पर भी थे। करें कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। लेखक कह रहा है कि आपको मैंने पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में सुमित बोध गया का नाम लेकर के रेड कलर के, लाल रंग के कपड़ों की कपड़े की बत्तियां बनाता था, यानी चीरी बत्तियां मतलब पतले पतले कपड़े फाड़ लेता था और उसकी ताबीज, गंडे यानी ताबीज बनाता था और उसे अपने यजमानों को बेच देता था और बदले में उनसे दक्षिणा प्राप्त करता था। लेखक कह रहे हैं ये गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। लेखक का कहना यह है कि वो कपड़ा जो पवित्र कहता था सुमति और बोध गया से लाया हुआ बताता था, वो कभी उसका समाप्त नहीं होता था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। लेखक कह रहा है कि वो क्या करता था कि जो बोध गया तो वो गया नहीं था या जा कर के हर बार कपड़ा ला नहीं सकता था, तो वो कहीं से भी लाल रंग का कपड़ा खरीद लेता था और कपड़ा खरीद करके उसको पतला पतला फाड़ करके उसकी ताबीज़ बनाता था और अपने यजमानों को बोध गया का नाम पर दे देता था। ये उसकी थी। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि सुमति जो था अपने यजमानों यानी अपने भक्तों से धोखा करता था।
भाव ये है कि उसके अंदर ये लालच का भाव था जो अपने यजमानों को धोखा दे करके करता था। वो ये जानता था कि ये बोध गया के कपड़े नहीं हैं, परंतु फिर भी वो उनको बोध गया का नाम दे करके वो सबको वही कपड़े बेच देता था, यानी दे देता था, और दक्षिणा के रूप में उन्हें प्राप्त होता था पैसा। इस लालच में वो उन गंडों को बेचता था। लगाकर वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। यहाँ पर पहुँचने के बाद सुमति उन गंडों को, यानी उन कपड़ों को जो बोध गया का बताता था, उसे देने के लिए यजमानों से मिलना चाहता था। मैंने सोचा, लेखक अपने लिए कह रहा है कि लेखक ने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। लेखक ने सोचा अगर ये गया तो हफ्ता भर यानी एक हफ्ते उधर ही रह जाएगा, यजमानों के बीच में रहेगा, उनको तावीज़ें देगा, मंत्र देगा, उनसे उपहार प्राप्त करेगा और वहीं आराम करेगा, तो इसको हफ्तों लग जाएंगे। मैंने उससे कहा, लेखक कह रहा है कि लेखक ने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आस पास के गांवों में मत जाओ। लेखक ने सुमित से कहा कि देखो, हमें जिस गांव में रुकना है उस गांव के लोगों को तुम गंडे अवश्य बांट दो, यानी ताबीज बांट दो, परंतु तुम दूसरे किसी यानी दूर या दूसरे किसी गांव में मत जाओ अपने इस ताबीज को बांटने जिसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने को लेखक ने लालच दिया। लेखक ने कहा कि मैं लहासा पहुंच करके तुमको हमारा जो नुकसान होगा वो मैं पूर्ण कर दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा जो तुम्हें यजमान देंगे। तुम इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें यजमान दक्षिणा के रूप में पैसे देंगे और तुम उसी लालच में जाना चाहते हो। तो लेखक ने कहा कि वो पैसे मैं स्वयं ही तुम्हें लहासा पहुंचकर दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार कर लिया। सुमित को ये प्रस्ताव स्वीकार हो गया क्योंकि उससे तो केवल पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और वह मान गया। दूसरे दिन हमने भारिया ढूंढने की कोशिश की। लेखक कह रहा कि दूसरे दिन हमने भारिया का मतलब हुआ सामान ढोने वाला, जो सामान को उठा करके कुली जिसे कह सकते हैं आप। कह रहे दूसरे दिन हमने भारिया ढूंढने की कोशिश की। लेखक कह रहा है कि दूसरे दिन हमने कुली खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुली नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। लेखक मन में सोच रहा है कि हम लोग बेकार भारिया ढूंढने के चक्कर में पड़ गए, अगर हम सुबह सुबह ही निकल लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। कोशिश की लेकिन कोई न मिला। लेखक कह रहा लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। लेखक कह रहा था कि हम लोग सुबह नहीं निकले, सुबह का समय हमने ख़राब कर दिया। अब इस समय 10-11 बज रहे हैं और इस समय तिब्बत में तेज़ धूप है और हमें धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। लेखक कह रहा तिब्बत में जो धूप है, हालांकि है तो पहाड़ी इलाका, बर्फीली का इलाका, परंतु बहुत कड़ी धूप मालूम होती है। यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। लेखक कह रहा कि हमारे सिर के ऊपर धूप लग रही है और वह बहुत तेज़ है। लेखक कह रहा यद्यपि यदि हम थोड़ा मोटा कपड़ा लेकर के अपने सिर को उससे ढक लें तो उस धूप का असर समाप्त हो जाता है। यदि आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। लेखक कह रहा है कि इस समय दिन के 2 बजे हैं और मैं सूर्य की दिशा में यानी पूर्व दिशा में सूरज की तरफ, पश्चिम दिशा में सूरज की तरफ मुंह करके चल रहा हूँ। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट का मतलब हुआ माथा। लेखक कह रहा मेरा मत्था जो है वो सीधे धूप लगने के कारण जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। लेखक कह रहा पीछे जहाँ पर धूप नहीं लग रही है वहाँ पर तेज़ ठंड की वजह से बर्फ़ जैसी फीलिंग आ रही। लेखक ये बताना चाहता है कि पहाड़ी इलाकों में यानी बर्फीले इलाकों में जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, वो बड़ी अजीब होती है। जो सूर्य की रोशनी होती है जब आपको इन जगहों पर शरीर में लगती है तो ये बहुत तेज़ होती है, जलन पैदा करती है, और जिन जगहों पर ये धूप नहीं लगती वहाँ पर भयानक ठंड लगती है। यानी एक ही जगह पर आपको धूप का और ठंड का एक साथ एहसास हो रहा है।
लेखक कह रहे फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। लेखक कह रहा भारिया यानी कोई कुली नहीं मिलने से हम लोगों ने तय किया कि हम अपना सामान स्वयं ही ढोएंगे और अपने अपने सामान को पीठ पर लादा और एक डंडा लेकर के चल पड़े। पहाड़ी इलाकों में डंडा जो होता है तीसरे पैर की तरह काम आता है और बहुत उपयोगी होता है। लेखक कह रहे सुमित ने परिचित त्रिणी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। लेखक कह रहे हैं कि यद्यपि सुमित के जो परिचित थे वो हम जहाँ पर जिस जगह पर रुके हुए थे वहाँ पर भी थे, परंतु सुमित किसी और एक परिचित व्यक्ति से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कुछ आदमी मिल जाएंगे अगर हम लोग शेखर विहार की तरफ चलें। शेखर नाम है, विहार यानी बौद्ध विहार, यानी बौद्ध धर्म के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको विहार कहते हैं। बिहार हो गया हमारा एक राज्य और विहार हो गया बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल या मंदिर। तो शेखर विहार एक बौद्धों का मंदिर था, उस तरफ चलने के लिए सुमित ने कहा। करें तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। लेखक कह रहे हैं कि तिब्बत की जो ज़मीन है किसी एक व्यक्ति की या एक व्यक्ति की काश्तकारी में नहीं आती। छोटे बड़े कुछ छोटे जागीरदार हैं, जागीरदार यानी जिनके पास ज़मीनें हों, जागीरें हों, और कुछ बड़े बड़े जागीरदार हैं यानी जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। कहने कि इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा यानी भाग मठों यानी बिहारों के हाथ में है। लेखक ये बनाना चाहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है तिब्बत की वो अर्थव्यवस्था धर्म से जुड़ी हुई है, अर्थात बौद्ध मठ जो बौद्ध विहार हैं, बौद्ध मठ हैं, वहीं से हमारी तिब्बत की आर्थिक व्यवस्था भी संचालित होती है। वह यह है कि जितने भी जागीरदार हैं वो सभी मठ से जुड़े हुए हैं। उनके पास चाहे थोड़ी ज़मीन हो चाहे अधिक ज़मीन हो, वे सभी मठ से जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। लेखक कह रहे हैं कि कुछ जागीरों पर जो जागीरदार है वो अपने मन से भी खेती करने के लिए अपनी खेती कराता है, यानी कुछ अपने पसंद की खेती भी कराता है जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। लेखक कह रहा है कि धार्मिक भावनाएं आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण जो खेती है वो एक धार्मिक कार्य समझा जाता है, और इस धार्मिक कार्य को करने के लिए बेगार का मतलब होता है बिना पैसा लिए दिए, बेगार में यानी मुफ्त में लेबर यानी मजदूर मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है। करें खेती किसान डायरेक्ट नहीं कर सकता, सीधे खेत पर काम किसान का नहीं होता। खेती का इंतज़ाम यानी खेती कैसी हो रही है, कैसी होनी चाहिए, इन सब की देखभाल करने के लिए बौद्ध मठों से एक भिक्षु को भेजा जाता है। एक तरह से उनके ऊपर बौद्ध किसानों के ऊपर, जागीरदारों के ऊपर बौद्ध मठ का सीधा हस्तक्षेप था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। लेखक ये बताना चाहते हैं बौद्ध मठों से भेजे गए ये बौद्ध भिक्षु उस जागीरदार यानी जिसकी ज़मीन है वो राजा से कम नहीं मानते थे, यानी उसकी सेवा, उसकी आज्ञा का पालन, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना ठीक उसी प्रकार करते थे जैसे एक राजा अपनी प्रजा से चाहता था। भाव यह है कि जो भी जमींदारी और जागीरदारी खेती का काम था वो बौद्ध मठों के सीधे निरीक्षण में होता था, और वहाँ से भेजा गया व्यक्ति राजा की हैसियत यानी राजा की पोजीशन को प्राप्त करता था और उसी की आज्ञा के अनुसार हर कार्य किया जाता था। शेखर की खेती में मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। करें शेखर यानी शेखर विहार की खेती के जो मुखिया थे वो एक भिक्षु थे जिनका नाम नमसे था। नमसे एक बड़े भद्र का मतलब है सभ्य और सुसंस्कृत। करें नमसे बड़े ही सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति थे।
वह बहुत प्रेम से मिले। लेखक कह रहा है कि हालांकि हम भिक्षुक के वेश में थे, परंतु फिर भी नमसे, यानी वो बौद्ध धर्म के पुजारी, नमसे हमसे बड़े ही प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। करें, मेरा जो उस समय भेष था, यानी जो स्वरूप था, इस तरह नहीं था जिससे कि वो ऐसा होता, परंतु वो हर व्यक्ति से ऐसे ही मिलते रहे होंगे, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ। और वो बड़े ही सभ्य व्यक्ति थे और मुझसे भी एक अच्छी प्रकार से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। लेखक बता रहा, शेखर विहार में बौद्धों का एक बहुत अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर, बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्ध वचन अनुवाद, यानी कंजूर वो चीज़ थी जो बुद्ध के वचन, यानी बुद्ध द्वारा कही गई बातें या श्लोक या सूक्तियाँ थीं, जिनका अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में किया गया था। कि हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी हुई थी। करें कि कंजूर की हस्तलिखित यानी पांडुलिपि उसे कहते हैं, जो हाथों से लिखे हुए दस्तावेज होते हैं। कि हाथ से लिखा हुआ 103 पोथियाँ रखी थी। जो पोथियाँ यानी किताबें थीं, उनकी संख्या 103 थी। लेखक कह रहा, मेरा आसन भी वहीं लग गया, मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक को किताबों से प्रेम था और लेखक ने अपना जो आसन था, यानी बैठने की जगह बनाई, उन्हीं 103 हस्तलिखित पुस्तकों के पास बनाई। लेखक कह रहे हैं कि वहाँ बड़े मोटे कागज़ में अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि वह जो किताब थी, यानी पांडुलिपियाँ थीं, वो बहुत मोटे कागज़ पर और अच्छे यानी सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। लेखक ये कह रहे हैं कि हालांकि वो हस्तलिखित थी, हाथ से लिखी गई थी, परंतु वो बड़े ही अच्छे पेपर पे और बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। कहना एक एक पोथी का जो वज़न था, ये पोथी यानी किताबों का जो वज़न था, वो 15-15 शेर से कम नहीं था। शेर एक वज़न नापने का क्या बोलते हैं मानक है, मीटर है, जो पुराने समय में बहुत काम आता था, प्रयोग किया जाता था। अब उन चीज़ों को बदल दिया गया है, दूसरे रूप में हम इनका नाम जानते हैं। तो करें 15-15 शेर से कम नहीं थी, यानी कि एक एक पोथी की जो वज़न था 15 शेर से कम नहीं था, लगभग 75-80 किलो से कम नहीं था। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक कह रहा, सुमत इन जगहों पर भी अपने यजमान को रखता था और उसको पता था कि यहाँ पर भी मेरा यजमान है। अब वो यहाँ पर शेखर विहार में पहुँचा करके लेखक को अपने यजमानों से मिलने जाना चाहता था, और इसके लिए उसने लेखक से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं पुस्तकों के भीतर था। लेखक कह रहा है कि अब मेरे पास समय काटने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म की ये पुस्तकें थीं, पांडुलिपियाँ थीं हस्तलिखित। तो कह रहे हैं कि अब मैं इसको पढ़ना चाहता था, इसलिए मेरे पास काफ़ी समय था और मैं किताबों में समय देना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसलिए लेखक कह रहे हैं, इसलिए मैंने सुमित को जाने के लिए कह दिया कि तुम जा सकते हो। दूसरे दिन वह गए। कह रहे दूसरे दिन सुमित चला गया। मैं समझा था 2-3 दिन लगेगा। लेखक ने कहा कि मैंने सोचा कि वह 2-3 दिन बाद ही लौट कर आएगा, लेकिन क्योंकि सुमति जब भी जाता था 2-3 दिन से पहले नहीं आता था, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक कर परंतु दूसरे दिन ही सुमति जो सुमति था वो बिना किसी वजह के दूसरे दिन दोपहर तक वापस आ गया। तिंडी के गांव में वहाँ से बहुत दूर नहीं था। करें जो तिंडी के गांव थे वो वहाँ से बहुत दूर नहीं थे। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमज से विदाई लेकर चल पड़े। लेखक कह रहा है कि वो बौद्ध मठ मेरा आखिरी पड़ाव था। फिर हम लोगों ने अपना अपना सामान उठाया, अपने गंतव्य स्थल की ओर जाने के लिए भिक्षु नमसे से विदाई ली, यानी उनको प्रणाम किया, उनसे बातें की और उनसे विदाई लेकर के हम अपने अपने स्थान की तरफ चल पड़े जहाँ पे हमारा उद्देश्य था।
ये था आज का हमारा वीडियो और ये ल्हासा की ओर पाठ पूर्ण हुआ। अब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने पहले ही आपको दिए हैं। अब इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको वीडियो देख करके आप पूर्ण करिएगा। और आपकी सभी किताबें पुस्तकें आपके स्टोर पर, जहाँ पर आपको बताया गया है वहाँ पर मिल रही हैं। सभी लोग अपनी किताबें ले लें और किताबों को ले करके ध्यान से उसको पढ़ें। तो चलिए होमवर्क के लिए गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न बता देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। प्रश्न है, डांडे की प्राकृतिक वस्तु स्थिति का वर्णन कीजिए। डांडे क्या थे मैंने पहले ही आपको बताया है, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। डांडे की प्राकृतिक वस्तु स्थिति का वर्णन कीजिए। दूसरा, तिब्बत सरकार का सुरक्षा के संदर्भ में क्या रवैया था। तिब्बत सरकार का सुरक्षा के संदर्भ में क्या रवैया था। तीसरा प्रश्न है, हथियार का कानून नहीं होने से तिब्बत के लोगों को क्या परेशानी उठानी पड़ती थी। तिब्बत के लोगों को क्या परेशानी उठानी पड़ती थी। तो ये 3 प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा और अगले वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर दूंगा और अपने से ही लिखने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।